अब जब उस पर ध्यान दिया गया तो उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस तथ्य के कारण कि महिलाएं यिन पक्ष में थीं, लेकिन पिल फ्लेम यांग पक्ष में थी। महिला कीमियागर दुर्लभ थीं। यहां तक कि बुजुर्ग भी हैरान रह गए। उन्होंने उसकी जांच की और आगे कहा, उत्पत्ति लिहुआ प्रांत का कीमियागर संघ, परीक्षण करें। हां। वह मुस्कुराई और आत्मविश्वास से सीढ़ियों की ओर बढ़ी। रोशनी ने उसे घेर लिया। उम्र 26। जब यह संख्या सामने आई तो सभी चौंक गए। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंचना वास्तव में भयावह था। यह देखकर लवित की प्रसन्न मुस्कान और भी कठोर हो गई। जब वह ज्यानतियान में पहुंचा तो उसकी उम्र 31 साल थी और यह कीमियागरों के बीच पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। लेकिन यह महिला उससे बहुत छोटी थी। आध्यात्मिक शक्ति 9वीं श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी, बहुत बढ़िया। अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ आपको 6ठी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बुजुर्ग बहुत भावुक हो गए। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे शब्द कहे। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। मैं बस खुद को पिल टॉवर में साधना के लिए समर्पित करना चाहता हूं। विपिन ने विनम्रतापूर्वक बुजुर्ग की ओर झुककर प्रणाम किया। यद्यपि वह विनम्रता से पेश आ रही थी, परंतु उसकी आंखें उसके उत्साह को प्रकट कर रही थीं, जिससे यह सिद्ध हो रहा था कि उसका आंतरिक हृदय उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रही थी। हा, बढ़िया। युवाओं को अपने आप को सचमुच कुछ बनाने के लिए अहंकारी नहीं होना चाहिए, बुजुर्ग ने प्रशंसा की। इससे लवित नाराज हो गए, क्योंकि अभी अभी वे स्पष्ट रूप से थोड़े अहंकारी हो गए थे। हालांकि उन्हें यह देखकर तसल्ली हुई कि विपिन का दर्जा उनके जैसा ही था, उत्कृष्ट। दूसरे शब्दों में वे अभी भी एक ही स्तर पर थे। विपिन के बाद के लोग उससे प्रभावित लग रहे थे। 30 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 7 ही पास हुए। आखिर में राघव ही बचा था। नाम राघव ने उत्तर दिया। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर राघव की ओर देखा। यह नाम कुछ खास नहीं लग रहा था। मूल किंग प्रांत का जंगली घोड़ा, मोटा भेड़, सुअर कसाई, पहाड़, वन, गांव, राघव ने उत्तर दिया। यह स्थान वास्तविक था। जब उसका सामना मुकसुए भाड़े की टुकड़ी से हुआ था तो वे इस गांव से गुजरे थे। राघव को यह नाम आज भी याद था, क्योंकि यह नाम बहुत यादगार था। क्या तुम मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग ने लगभग अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन अपनी पिछली गलती को दोहराते हुए उसने खुद को रोक लिया। यह सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। यहां आने वाले सभी लोगों को अंदर जाने के लिए अपने अपने कीमिया संघों के टोकन दिखाने पड़े। राघव अंदर कैसे घुस गया? जहां तक लवित का सवाल है, जैसे ही उसने यह बकवास स्थान सुना, उसने सोचा कि यह राघव बर्बाद हो गया है। लेकिन जिस थप्पड़ की उसे उम्मीद थी वह कभी नहीं आया, जिससे वह लगभग गुस्से में फट पड़ा। उसे अपना असली नाम बोलने के लिए थप्पड़ क्यों मारा गया, जबकि इस बदमाश को तब थप्पड़ नहीं मारा गया जब वह स्पष्ट रूप से इसके लिए कह रहा था? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूं, राघव ने गंभीरता से वादा किया। तुम अंदर कैसे आए? मैंने गार्ड को अपना बैज दिया और उसने मुझे अंदर जाने दिया। राघव ने अपना बैज बुजुर्ग को दिखाया। जब बुजुर्ग ने बिल्ला देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पिल वैली का बिल्ला, तुम्हें यह कहां से मिला? मेरे गुरु ने मुझे यह दिया था। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस बैज का उपयोग पिल वैली में शामिल होने के लिए कर सकता हूं और फिर मेरे पास खाने के लिए निश्चित रूप से भोजन होगा, राघव ने कहा। खाने के लिए खाना? हर कोई हैरान था। एक महान कीमियागर वास्तव में खुद को खाना भी नहीं खिला सकता था। क्या यह पिल टॉवर का अपमान था? तुम्हारा मालिक कौन है? उनका नाम संजय था। मेरा पालन पोषण उन्होंने ही किया था और उन्होंने मुझे पहाड़ों की गहराई में कीमिया सिखाई थी। मैंने कभी पहाड़ों को नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने मुझे यह बैज दिया। वे चाहते थे कि मैं जीवनयापन के लिए कोई जगह ढूंढूं। उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिभा के साथ मुझे यहां खाने के लिए निश्चित रूप से भोजन और पीने के लिए शराब मिलेगी।
मैं एक गाड़ी, एक घर खरीद सकता हूं और यहां तक कि कई पत्नियां और रखैलें भी पा सकता हूं, राघव ने कहा। बुजुर्ग लगभग हंस पड़े, लेकिन यह एक प्रामाणिक पिल वैली बैज था और वे बहुत दुर्लभ थे। सच तो यह है कि पिल वैली ने बहुत पहले ही ऐसे बैज जारी करना बंद कर दिया था। वास्तव में उनमें से ज्यादातर को पहले ही वापस ले लिया गया था। इस बैज को पाने के लिए पिल टॉवर को मालिक को उचित मौका देना पड़ता था। ये पिल वैली के नियम थे। क्या आप जानते हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, राघव ने अपना सिर हिलाया। यह 100 साल की पिल सम्राट प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य पिल सम्राटों में से असली सम्राट का निर्धारण करना है। क्या आप वाकई भाग लेना चाहते हैं? बुजुर्ग ने पूछा। पिल सम्राटों में सच्चा सम्राट? क्या कोई अच्छा इनाम मिलेगा? राघव की आंखें चमक उठीं। उसने इतनी अच्छी चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी। बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे लग रहा था जैसे यह मूर्ख पहाड़ी बच्चा कुछ भी नहीं समझता। अभी इनाम के बारे में बात नहीं करते। देखते हैं कि तुम में प्रवेश के लिए योग्यता है या नहीं। हम तुम्हारी उम्र और आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करेंगे। बुजुर्ग ने सीधे राघव की उत्पत्ति के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ दिया और अगले अनुभाग पर चले गए। राघव सीढ़ियां चढ़ गया। लवित ने तुरंत उपहास किया। राघव की शर्मिंदगी देखने के लिए इंतजार कर रहा था। उम्र 18। हर कोई अचंभित था। राघव को देख रहा था जैसे वह कोई सनकी हो। यह गूंगा पहाड़ी लड़का सिर्फ 18 साल का था। क्या कोई गलती हुई थी? यहां तक कि बड़े को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने दोबारा टेस्ट किया, लेकिन नतीजा वही रहा। 18 साल का बदमाश और वह जैनेटियन क्षेत्र में पहुंच गया। क्या यह बकवास नहीं है? एक कीमियागर इतनी जल्दी साधना कैसे कर सकता है? उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को प्रशिक्षित नहीं किया। क्या वह एक कीमियागर भी है? कोलाहल मच गया। कीमियागर जल्दी से साधना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी साधना का आधार गौण था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और गोली की लौ अधिक महत्वपूर्ण थी। यदि वे बहुत तेजी से साधना करते हैं तो उनकी कीमिया कौशल नहीं चल पाएगी। वे अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। इसलिए कीमियागर सभी अपनी गोली की लौ और आध्यात्मिक शक्ति को प्रशिक्षित करने में बहुत समय लगाते हैं। विपिन की उम्र पहले ही सीमा पार कर चुकी थी। राघव संभवतः एक असली कीमियागर नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी मूर्खता पर विश्वास नहीं करेगा। चुप रहो। अगर तुमने फिर से ऐसा हंगामा किया तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा, बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। यह बुजुर्ग एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ और एक शक्तिशाली कीमियागर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने महसूस किया कि राघव अलग था। अब हम आपकी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करें, बुजुर्ग ने कहा। राघव के सामने एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसने एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे लोग इतने आश्वस्त थे लेकिन फिर भी असफल हो गए। समस्या यही थी। ऐसा लग रहा था कि यह परीक्षा पहले ली गई परीक्षा से बिल्कुल अलग थी। राघव एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजी। जब राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने पोर्टल को छुआ तो पूरा पत्थर प्रकाश से खिल उठा। यह है स्वर्ग वर्ग, प्रथम श्रेणी का स्वर्ग वर्ग आध्यात्मिक शक्ति, बुजुर्ग ने अत्यधिक प्रसन्नता से चिल्लाया। स्वर्ग वर्ग! हर कोई लकड़ी की तरह हो गया। लवित विशेष रूप से अद्भुत लग रहा था। उसका जबड़ा और नीचे नहीं गिर सकता था और उसकी आंखें लगभग गोलाकार थीं। 18 वर्षीय जैनेटियन विशेषज्ञ, आध्यात्मिक शक्ति जो पहले स्तर के स्वर्ग वर्ग तक पहुंच चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? बुजुर्ग ने सीधे तौर पर राघव की प्रतिभा के लिए चौथा दर्जा लिख दिया। प्रतिभाशाली, स्वीकार्य, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली। राघव की रैंक अब तक सबसे ऊंची थी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। यह उसकी आत्मा की ऊर्जा का एक छोटा सा अंश था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वह पत्थर तुरंत फट जाता। इससे शायद इनमें से कुछ लोग डर कर मर जाते, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा होगा और उसकी योजनाओं के लिए अनुकूल नहीं होगा। पंजीकरण के बाद राघव ने चारों ओर पूछताछ की और पाया कि पंजीकरण के लिए कुल 3 दिन थे।
अभी भी बहुत से लोग आने वाले थे और राघव उन्हें देखने के लिए बहुत आलसी था। बुजुर्ग को अलविदा कहते हुए वह चला गया। जब वह छोटी गली में लौटा तो उसने अचानक देखा कि वहां पहले से कहीं ज्यादा हट्टे कट्टे लोग थे। उसी समय उसने उस छोटे से आंगन से रोने की आवाज सुनी जहां वह ठहरा हुआ था। उसने अपने कदम तेज कर दिए। अगर तुम समझदार हो तो तुम तुरंत भाग जाओगे। अचानक दो बड़े आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। यह कुछ कुछ कुत्ते की गंदगी जैसा लगता है। राघव ने अपना हाथ उठाया और सीधे उन दोनों के चेहरे पर थप्पड़ मारे। ये दोनों अभी ब्लड कंडेंसेशन पर ही थे और वे सीधे उड़ गए, अपने पीछे खड़े दर्जनों लोगों से टकरा गए। राघव के पास उनके सदमे से निपटने का समय नहीं था और वह आंगन में भाग गया। आंगन अभी भी वहीं था, लेकिन कौशल और उसके दादा को एक कोने में धकेल दिया गया था। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा चोटिल था और खून बह रहा था। कौशल घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि दया की भीख भी मांग रही थी। कृपया मेरे दादाजी को मारना बंद करो, कौशल चिल्लाया। उनके समूह में एक आदमी था जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह गुस्से में गाली दे रहा था। मूर्ख किसान, हम पहले ही कह चुके हैं कि जूनियर सांझी इस जमीन को चाहता है। हमने तुम्हें भाग जाने को कहा था, लेकिन तुमने जाने से इनकार कर दिया। अब अगर तुम अब भी नहीं गए तो हम तुम्हें सीधे मार देंगे। महाशय, कृपया हम पर दया करें। मैंने इस घर को खरीदने के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी है, ताकि मैं जीवित रहने के लिए इस पर भरोसा कर सकूं। हमें बाहर निकालना हमारी जान लेने के बराबर है, बुजुर्ग ने रोते हुए कहा। बेवकूफों, जूनियर सांझी ने बहुत पहले से ही इस जगह पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि बाकी सभी लोग पहले ही जा चुके हैं? फिर भी तुम इस जगह को क्यों खरीदना चाहते हो? चुप रहो और भाग जाओ। कुछ ही दिनों में हम यहाँ एक भव्य निवास का निर्माण करेंगे और तुम हमारे काम में बाधा डाल रहे हो। जख्मी आदमी अधीरता से चिल्लाया। लेकिन हमने इस जगह पर पैसे खर्च किए हैं, हमारे पास दस्तावेज भी हैं। आप हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कौशल ने रोते हुए कहा। ओ, आपके पास दस्तावेज है? फिर यह आसान है, मुझे दिखाओ और हम आपको मूल कीमत से मुआवजा देंगे, जख्मी आदमी ने कहा। कौशल बहुत खुश हुआ और जल्दी से कमरे में भाग गई। कुछ ही देर में वह एक फटा हुआ पन्ना लेकर बाहर आई। यही है काम, देखो, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। जख्मी आदमी ने दस्तावेज लिया और सिर हिलाया। ठीक है, यह वास्तव में दस्तावेज है। फिर वह मुस्कुराया और कौशल के सामने ही दस्तावेज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके टुकड़े हवा में फेंक दिए। कौशल तुरंत अवाक रह गया। अब दस्तावेज कहां है? भागो, जख्मी आदमी चिल्लाया। तुम बदमाश! कौशल ने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने घिनौने हो सकते हैं। उन्होंने अपना काम भी बर्बाद कर दिया। वह रोने लगी। जख्मी आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसने अधीरता से अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। उन्हें ले जाओ, उनमें से एक ने कहा। भाई, अगर वे इसी तरह चिल्लाते रहे तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम बेवकूफ हो? उन्हें बेहोश कर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा करना भी नहीं जानते? बूढ़े आदमी को दफनाने के लिए कोई जगह ढूंढो। जहां तक उस बिगड़ैल बच्चे की बात है, हे, वह अभी भी एक लड़की है। जो करना है करो और जल्दी करो, क्योंकि हमें अभी भी काम करना है। अगर हम बहुत धीमे रहे तो हम में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा, जख्मी आदमी ने आदेश दिया। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। वे अभी हिलने ही वाले थे कि एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आप इतने घृणित कैसे हो सकते हैं, जबकि स्वर्ग आपको आपकी जगह पर रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जख्मी आदमी कूद पड़ा। उसे पता भी नहीं चला कि आंगन में एक और व्यक्ति आ गया है। उसे पता चल गया कि वह हड्डी जोड़ने का विशेषज्ञ है। काले कपड़े पहने, धूप से झुलसे चेहरे वाले दुष्ट मुस्कान वाले आदमी को देखकर वह चिल्लाया, तुम कौन हो? तुमने हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत की? बड़े भाई, वे पूरी तरह से अनुचित हैं। कौशल को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी आखिरी उम्मीद दिख गई हो और वह चिल्ला उठी, कौशल, रो मत, यह सिर्फ एक सपना है। सो जाओ और जब तुम जागोगे तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उसके शब्दों को सुनकर कौशल और उसके दादा की पलकें भारी हो गईं और वे सो गए। जख्मी आदमी की ओर मुड़कर राघव ने कुछ नहीं कहा। वह बस उदासीनता से उन्हें देखता रहा।
तुम क्या योजना बना रहे हो? किसी अज्ञात कारण से जख्मी आदमी को ठंड महसूस हुई। मैं योजना बना रहा हूं कि मैं तुम्हें कितने टुकड़ों में काट सकता हूं और इसे किस तरह से करना चाहिए ताकि यह एकदम सही हो, राघव ने जख्मी आदमी को नापते हुए कहा। तुम सच में मरना चाह रहे हो? यह मत सोचो कि तुम हमारा विरोध कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तुच्छ क्षमताएं हैं। हम पिल टॉवर के हुओ परिवार का काम कर रहे हैं, जख्मी आदमी ने चेतावनी दी। हुओ परिवार का जिक्र करते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इस समय बाहर के अन्य लोग भी प्रांगण में आ गए थे। 40 से अधिक लोगों ने राघव को घेर लिया था। दोस्त, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। हालांकि तुमने अपनी साधना का आधार छुपा लिया है, फिर भी तुम हुओ परिवार के सामने एक चींटी ही हो, जख्मी आदमी ने कहा। हुओ परिवार? हम वास्तव में भाग्य से एक साथ बंधे हैं। क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग ने मुझे हुओ परिवार से लड़ने के लिए नियत किया हो? मैं अभी तक उन्हें खोजने नहीं गया था, लेकिन वे मुझे खोजने आए। यह मामला थोड़ा पेचीदा था। अभी उसका सबसे अच्छा विकल्प कौशल और उसके दादा को दूर ले जाना था। ये लोग उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन यह उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। अगर वह इन अवशेषों को नहीं मारता तो उसे लगता कि यह उनके दिखने के लायक नहीं है, और फिर भी अगर वह आते ही हुओ परिवार से लड़ता तो यह बहुत ही विशिष्ट होता। हालांकि ये लोग सिर्फ कुत्ते थे, फिर भी एक कुत्ते की मौत उसके मालिक का ध्यान खींचती। अचानक एक बहुत बड़ी आकृति आसमान में उड़ी। यह एक जांटियन बाज जादुई जानवर था जो सीटी बजाता हुआ उनके पास से गुजरा। राघव ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इन लोगों को देखते हुए अंत में उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। नतीजों की इतनी परवाह करना उसकी शैली नहीं थी। जैसे ही राघव हमला करने वाला था, बाज वापस लौट आया और 1 दर्जन लोग उसकी पीठ से कूद पड़े। वहां पुरुष और महिलाएं दोनों थे। वे आलीशान कपड़े पहने हुए थे और युवा शियांटियन विशेषज्ञ थे। अगुवाई करने वाले व्यक्ति की भौहें मोटी और आंखें बड़ी थीं। उसने अपने सिर पर सोने का मुकुट पहना हुआ था। ओह, हुओ परिवार के कुत्ते यहां लोगों को काटने क्यों आएंगे? उस व्यक्ति ने घृणा से जख्मी आदमी को देखा। जूनियर आर्यवीर। जख्मी आदमी तुरंत पीला पड़ गया और पसीना आने लगा। पांव। एक बड़े हाथ ने जख्मी आदमी के चेहरे पर तमाचा मारा और उस जूनियर आर्यवीर ने गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत गंदा लग रहा है। राघव की आंखें चमक उठीं। यह जूनियर आर्यवीर वास्तव में एक विशेषज्ञ चेहरा थप्पड़बाज भी था। चेहरे पर यह थप्पड़ बहुत सुंदर था। यह साफ और कुशल था। ऐसा लग रहा था कि वह भी एक पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और राघव उसके प्रति अच्छी भावना रखने से खुद को रोक नहीं सका। जख्मी आदमी को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। चेहरे पर पड़े इस थप्पड़ में बहुत ताकत नहीं थी, लेकिन इससे होने वाला अपमान बहुत बड़ा था। अचानक राघव की ताली की आवाज गूंजी। जूनियर आर्यवीर का चेहरा उदास हो गया और वह बर्फीली निगाहों से राघव को देखने लगा। तुम क्या कर रहे हो? सर का थप्पड़ बहुत बढ़िया था। आपका थप्पड़ बहुत सहज था, जबकि छाप सुंदर था। वह सुंदर मुद्रा वास्तव में सराहनीय है। राघव मुस्कुराया। ओह, बुरा नहीं, बुरा नहीं। आप वास्तव में यह देख पाए। क्या यह हो सकता है कि आप इस दांव में भी पारंगत हैं? जूनियर आर्यवीर की आंखें चमक उठीं। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं कुशल हूं। मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूं, राघव ने विनम्रता से कहा। राघव इस साझा रुचि पर चर्चा करने के लिए बेहद उत्साहित था। आप इसे आजमा कर देखें। इतने सालों में यह पहली बार है जब मैंने स्लैब कल्टीवेटर देखा है। जूनियर आर्यवीर ने उत्साह से राघव की ओर देखा। थप्पड़ साधक? क्या वह चेहरे पर थप्पड़ मारने की साधना की बात कर रहा था? यह जूनियर आर्यवीर वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो फिर मैं एक प्रदर्शन दूंगा। राघव मुस्कुराया। जब चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इस मामले में उसकी क्षमता उसकी कीमिया और युद्ध कौशल से भी आगे निकल गई। यह वह दिव्य क्षमता थी जिसमें वह सबसे अधिक कुशल था। आप? यह देखकर कि राघव उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ रहा है, जख्मी आदमी चौंक गया और क्रोधित भी हुआ। जब राघव का थप्पड़ आया तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पांव, पांव!
पाओ पाओ। लेकिन जख्मी आदमी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि उसने स्पष्ट रूप से रास्ता रोका था, फिर भी उसे मारा गया। वास्तव में उसे लगातार 4 बार मारा गया। जूनियर आर्यवीर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह व्यावहारिक रूप से एक दिव्य क्षमता थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जब जख्मी आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो राघव का हाथ एक अजीब चाप में घूम गया और उसके ब्लॉक से बच गया। यह कपास की तरह नरम था, लेकिन हवा की तरह तेज था। उनकी तकनीक में वह अजीब मोड़ व्यावहारिक रूप से ऐसा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था और देवताओं को रोने पर मजबूर कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके थप्पड़ एक स्थिर लय में आते थे जो स्फूर्तिदायक थे, जिससे लोगों को नाचने की इच्छा होती थी। एक दिव्य क्षमता, यह निश्चित रूप से एक दिव्य क्षमता है। भाई, आपको मुझे यह सिखाना होगा, जूनियर आर्यवीर चिल्लाया। उसने ऐसा चेहरा थप्पड़ मारने की कला पहले कभी नहीं देखी थी। यह केवल उसके साथ ही नहीं हुआ था, उसके पीछे खड़े अन्य लोग भी चौंक गए थे। चेहरे पर थप्पड़ मारने की यह कला बहुत ही सुंदर थी। हाँ, कोई समस्या नहीं। चूंकि हम सभी की इसमें गहरी रुचि है, तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन हम नोट्स की तुलना कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। भाई, तुम सच में मेरे भाई हो। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? यह देखकर कि राघव ने अपनी तकनीक को गुप्त नहीं रखा, वह उसके प्रति बेहद अनुकूल महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। राघव, हाँ भाई राघव सेन, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम मुझे बड़ा आर्यवीर कह सकते हो। पिलयांग प्रांत में जब तक तुम मेरा नाम लेते हो, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, जूनियर आर्यवीर ने आत्मविश्वास से कहा। राघव चौंक गया। यह आत्मविश्वास और यह तथ्य कि उसने हुओ परिवार के कुत्तों को पीटने की हिम्मत की, क्या यह हो सकता है कि वह पिलटॉवर के फेंक परिवार से था? यह सोचते हुए राघव उत्साह में अपने पैर को थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह व्यावहारिक रूप से एकदम सही था। वह अब भी सोच रहा था कि उसे पिलटॉवर में कैसे घुसना चाहिए। यह आशीर्वाद बहुत अचानक आया था। राघव ने पहले ही चारों ओर पूछताछ कर ली थी। पिलयांग प्रांत में 3 परिवार थे जो इसे नियंत्रित करते थे। वे हुओ परिवार, फांग परिवार और छाई परिवार थे। वे ही थे जो पिलटॉवर को नियंत्रित करते थे। ठीक है बड़े आर्यवीर, आप कितने विनम्र हैं, यह देखते हुए मुझे आपके लिए एक शो दिखाने दें। सबसे पहले एक चेहरा थप्पड़ कला हवा की तरह प्रहार करने की कोशिश करती है। बिजली की तरह तेज, पहाड़ की तरह कठोर, कपास की तरह नरम, समुद्र की लहरों की तरह लहरों में आने वाली, पूरी तरह से अजेय। यह दांव वास्तव में असीम है और आपके द्वारा की गई प्रत्येक उन्नति रेगिस्तान में रेत का एक दाना मात्र है। जैसे ही राघव बोल रहा था, जूनियर आर्यवीर नशे में लग रहा था। उसने कल्पना नहीं की थी कि चेहरा थप्पड़ कला ऐसे गहन सिद्धांतों द्वारा समर्थित थी। आर्यवीर, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तेज होने का क्या मतलब होता है। यह कहने के बाद राघव ने जख्मी आदमी को देखकर भयावह रूप से मुस्कुराया। इस तरह से आप शुरुआत करते हैं, एक दिल 2 वार। अपनी शक्ति को स्वाभाविक और सहजता से नियंत्रित करें, भारी और हल्का। पाव 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 पाव। देखा, यह लय है। एक समय में 4 बीट्स को बदलकर 8 बीट्स, 16 बीट्स बनाया जा सकता है। इसे एक परफेक्ट सेट बनाने के लिए, जैसा कि राघव ने बताया, उसका हाथ रुका नहीं। चाहे जख्मी आदमी ने कितनी भी कोशिश की हो, गति कभी नहीं बदली। उस दृश्य ने अपनी पूर्णता से सभी को चकित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राघव के हर थप्पड़ से इतनी तेज आवाज निकलती थी कि वह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, और फिर भी इससे कोई चोट नहीं लगी। जख्मी आदमी की त्वचा भी नहीं फटी थी। यह देखा जा सकता था कि उसका नियंत्रण वास्तव में चरम पर पहुंच गया था। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत, मुझे इसे आजमाने दो। जूनियर आर्यवीर बहुत खुश हुआ। आज उसे सचमुच एक मास्टर मिल गया था। राघव रुका और उसने तुरंत आगे बढ़कर उस जख्मी आदमी के चेहरे पर तमाचा मारा, लेकिन वह उसे केवल एक ही थप्पड़ मार पाया, जबकि जख्मी आदमी ने अनजाने में दूसरा थप्पड़ मारने से बच निकला। भाड़ में जाओ,
क्या तुमने चकमा देने की हिम्मत की? अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, जूनियर आर्यवीर ने गुस्से में कहा। ऐसे मास्टर का सामना करना बहुत दुर्लभ था, लेकिन इस क्रोधित साथी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। पांव पांव। भाई राघव, क्या ऐसा है? जूनियर आर्यवीर ने जख्मी आदमी के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारे और फिर राघव से उसकी राय पूछी। जख्मी आदमी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह इतना बदकिस्मत कैसे था कि उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह बचने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, वरना अगर वह उसे उकसाता तो उसकी जान जा सकती थी। पहले हमले में हाथ को हिलाने के लिए कंधे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि कंधे ही ताकत लगाते हैं। दूसरे हमले में आपको अपने हाथ को हिलाने के लिए अपनी कलाई का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा घुमाव इस्तेमाल करें और आपकी गति बहुत बढ़ जाएगी। अपनी मुद्रा को सुंदर और अपनी हरकतों को साफ रखें। इससे देखने वाला कोई भी व्यक्ति तरोताजा और तनाव मुक्त महसूस करेगा। यही एक उच्च श्रेणी की और प्रभावशाली चेहरा थप्पड़ कला होनी चाहिए, राघव ने कहा। पांव पांव। हा 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 हाँ, यही एहसास है, बहुत ताजा। जूनियर आर्यवीर वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बस थोड़े से मार्गदर्शन के बाद उन्होंने तुरंत अवधारणा को समझ लिया। जूनियर आर्यवीर का अनुसरण करने वाले लोग अब सचमुच तरोताजा और आराम महसूस कर रहे थे। राघव ने चुपके से उन लोगों की जांच की। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां बहुत शक्तिशाली थीं और उनके आध्यात्मिक युवान से एक धधकती हुई ज्वाला आभा निकल रही थी। वे पिल फ्लेम के उतार चढ़ाव थे। दूसरे शब्दों में, ये शक्तिशाली कीमियागर होने चाहिए थे। ऐसा लगता था कि इस जूनियर आर्यवीर का दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन वह उसके साथ कोई दिखावा नहीं करता था, इसलिए वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं था। राघव इस बात से अनजान था कि यह जूनियर मास्टर आर्यवीर पिल यांग प्रांत के मास्टरों में से एक था, और उसके साथ कोई दिखावा न करने का एकमात्र कारण यह था कि वह राघव की दिव्य क्षमता की प्रशंसा करता था। यह देखकर कि अन्य लोग भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे, राघव ने प्रोत्साहित किया। हर कोई शर्मीली मत बनो। यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। यहाँ सभी के लिए पर्याप्त परीक्षण विषय हैं, इसलिए विनम्र मत बनो। यह सही है, यह सही है। आओ इसे आजमाओ, यह वास्तव में नशे की लत है। जूनियर आर्यवीर ने भी अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। तभी वे आगे बढ़े। तुम यहाँ आओ और थप्पड़ खाओ। आह! जैसे ही इन लोगों ने थप्पड़ मारने की कला आजमाई, दयनीय चीखें गूंज उठीं। ये लोग बड़े बड़े ओहदे वाले कीमियागर थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था और परिणाम स्वरूप अपनी शारीरिक शक्ति पर उनका नियंत्रण बेहद कम था। एक थप्पड़ से ही इन लोगों के चेहरे की हड्डियां तुरंत टूट गईं। एक व्यक्ति ने तो गलती से किसी को थप्पड़ मार दिया, जिससे बाकी लोग गुस्से से लाल हो गए। लेकिन जूनियर आर्यवीर बस हंसते रहे। हे, इस तरह की दिव्य क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सीख सके। जहां तक हमारा सवाल है, हमें बस हार मान लेनी चाहिए। उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और कोशिश करना बंद कर दिया। नहीं नहीं, इसे बस मेरे साथ चलने जैसा समझो, अन्यथा अकेले रहना उबाऊ हो जाएगा, जूनियर आर्यवीर ने कहा, क्योंकि वह अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता था। 1 घंटे बाद उन सभी लोगों के चेहरे सुअरों जैसे हो गए थे। उनके सिर अविश्वसनीय रूप से सूजे हुए थे। जूनियर आर्यवीर के साथ आए सभी लोग शर्मिंदा थे। उन्होंने कितनी भी सावधानी बरतने की कोशिश की, वे अपनी ताकत पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाए। वे कीमियागर थे। उनके लिए अपनी गोली की लपटों को नियंत्रित करना आसान था, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करना उनकी मजबूत विशेषता नहीं थी। हालांकि हर किसी के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जूनियर आर्यवीर के पास चेहरे पर थप्पड़ मारने की बहुत ही शानदार प्रतिभा थी। 1 घंटे के अभ्यास के बाद भी जख्मी आदमी का चेहरा केवल थोड़ा लाल और सूझा हुआ था। वह वास्तव में घायल नहीं था। यहां तक कि राघव को भी सिर हिलाना पड़ा। जूनियर आर्यवीर, क्या आपको नहीं लगता कि उन जैसे नामी लोगों को परेशान करना आपकी प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह है? अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी। राघव ने अपना सिर उठाया और एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग को देखा, जिसकी छाती पर एक सुंदर मीनार का प्रतीक कढ़ाई में बना हुआ था।
पंखों की एक जोड़ी ने उसे पानी में तैरने में मदद की। इसका तुम्हारे हुए परिवार से क्या लेना देना है? क्या तुम में मुझसे बात करने की योग्यता है? जूनियर आर्यवीर ने अपनी ट्रेनिंग रोक दी। 1 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस के बाद वह थोड़ा थक गया था। उसने स्पष्ट रूप से इस समुद्री विस्तार विशेषज्ञ को पहचान लिया, लेकिन उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसे हुओ परिवार पसंद नहीं है। इससे राघव मुस्कुरा उठा। आप फैंग परिवार के जूनियर मास्टर हैं, भविष्य के परिवार के मुखिया। बेशक मेरे पास आपकी आलोचना करने की योग्यता नहीं है, लेकिन आपके कार्यों से आपकी स्थिति को नुकसान पहुंचा है, समुद्र विस्तार विशेषज्ञ ने कहा, क्योंकि वह धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। उसके शब्द बहुत असभ्य नहीं थे, लेकिन उसके लहजे में कुछ उपहास था। छी, तुम बोर हो गए हो, इसलिए तुम मेरे लिए परेशानी का सबब बनना चाहते हो। अगर मैं कुछ कुत्तों को सबक सिखाना चाहता हूं जो लोगों को परेशान करते हैं, तो क्या तुम्हारी कोई राय है? जूनियर आर्यवीर ने व्यंग्य किया। यह जूनियर सांझी का नया निवास है। वह इसे बनाने की प्रक्रिया में है और उन्होंने केवल उन लोगों को बाहर निकाला है जिनका यहां कोई काम नहीं था। जूनियर आर्यवीर, आपकी हरकतें थोड़ी ज्यादा हैं, बुजुर्ग ने कहा। उनके शब्दों में पहले से ही एक धमकी छिपी हुई थी। यह देखकर राघव मन ही मन हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हुओ और फेंक परिवार एक दूसरे के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थे। वास्तव में वे बिना किसी डर के खुलेआम दुश्मनी कर रहे थे। यह निश्चित रूप से अच्छा था। उसने अचानक हस्तक्षेप करते हुए कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ सांझी अपने लिए एक कब्र बनाना चाहता है जहां अन्य लोग रह रहे हैं, तो उसे घर के मालिकों को मुआवजा देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या वह वास्तव में एक भी तांबे का सिक्का दिए बिना अन्य लोगों की संपत्ति ले सकता है? जब आपके कुत्ते बेतरतीब ढंग से दूसरों को काटने लगे, दिन दहाड़े निर्दोष और असहाय आम लोगों को धमकाते रहे, तो उन्होंने पिल टॉवर का चेहरा खो दिया। क्या आप यह समझते भी हैं? आपके कुत्तों ने पवित्र पिल टॉवर के नाम को अपमानित और अपमानित किया। जूनियर आर्यवीर एक ईमानदार आदमी है और इन लोगों द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए वह न्याय के लिए खड़ा हुआ और उन्हें उनकी उचित सजा दी। यही तो एक असली हीरो को करना चाहिए। उसने पिल टॉवर की चमक को बचाने के लिए इन कुत्तों को पीटा। बताओ, वह पानी में कहां गिर गया? राघव के नेक शब्दों ने जूनियर आर्यवीर को अंदर ही अंदर हंसाया। उसने केवल इसलिए हमला किया था क्योंकि उसे हुओ परिवार के लोग अप्रिय लग रहे थे, लेकिन अब जब राघव ने इसे इस तरह से कहा, तो वह पिल टॉवर का हीरो बन गया था, जो इसे शर्म से बचा रहा था। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती फुला ली। क्या बकवास है? तुम कौन होते हो जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोलने वाले? सागर विस्तार विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा। वह जूनियर आर्यवीर पर कोई क्रोध निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर सकता था। अब उसने अपना क्रोध राघव पर निकाला। जूनियर आर्यवीर अब भी राघव के लिए बोलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि राघव का कंधा हल्का सा हिल गया। पांव! राघव ने अपने हाथ से बुजुर्ग के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। इस बार उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और बुजुर्ग उड़ गए। धमाका! कौशल का छोटा सा घर उड़ गया। हवा में लकड़ी के टुकड़े भर गए। हर कोई हैरान था। क्या सुंदर! जबकि बाकी सभी लोग अचंभित थे। जूनियर आर्यवीर ने खुशी मनाई। यह थप्पड़ व्यावहारिक रूप से एक अलौकिक स्तर तक पहुंच गया था। कमीने, मर जा! समुद्र विस्तार विशेषज्ञ दहाड़ते हुए राघव पर गुस्से से टूट पड़ा। उसकी हथेली नीचे गिर गई। अंतरिक्ष में तीव्र कंपन हुआ। यह इतना भयानक हमला था कि कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। जैसे ही राघव अभी भी इस बात पर अनिर्णित था कि उसे थप्पड़ मारना जारी रखना चाहिए या नहीं, जूनियर आर्यवीर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े को रोक दिया। बूढ़े भूत, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। राघव द्वारा मुंह पर थप्पड़ मारे जाने के बाद बड़े का गुस्सा चरम पर था। जूनियर द्वारा थप्पड़ मारे जाने से वह गुस्से से पागल हो गया था, इसलिए उसने इस हमले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। वह चाहता था कि राघव तुरंत मर जाए, लेकिन जूनियर आर्यवीर को अपने सामने आते देख उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उसने जल्दी से अपनी ताकत वापस खींच ली।
अगर जूनियर आर्यवीर को कुछ हो गया तो उसकी भरपाई 100 मौतें भी नहीं कर पाएंगी। फेंक परिवार बहुत क्रोधित होगा। वह चौंका और क्रोधित हो गया और अपनी शक्ति के अचानक पीछे हटने के परिणाम स्वरूप उसकी आभा में उतार चढ़ाव आया और उसने खून की उल्टी कर दी। तुम सचमुच उसे बचाना चाहते हो? बुजुर्ग ने क्रोधित होकर कहा। क्या यह बिना कहे ही नहीं हो जाता? मैं अपने भाई की रक्षा क्यों नहीं करूंगा? जूनियर आर्यवीर को निश्चित रूप से इस परिणाम की उम्मीद थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 अच्छे शब्द थूकने के बाद बुजुर्ग के पंख फड़फड़ाए और वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। तुम अभी भी यहां क्या कर रहे हो? भाग जाओ। तुम्हारे बदसूरत चेहरों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। या क्या तुम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो? जूनियर आर्यवीर ने हुओ परिवार के लोगों से कहा। उन्हें पहले भी जाने की अनुमति नहीं थी और वहां रहना उनके लिए बहुत कष्टकारी था। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए और जल्दी से वहां से भाग गए। राघव, तुम्हारा चेहरा थपथपाने की दिव्य क्षमता सचमुच बेजोड़ है। तुम्हें मुझे ठीक से सिखाना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। चलो खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। जूनियर आर्यवीर बहुत उत्साहित था। राघव ने सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह देखकर वह लगभग प्रशंसा में झुक गया। यह कदम बहुत ही आश्चर्यजनक था। राघव ने सबसे पहले कौशल और उसके दादाजी को जगाया और उनके लिए कुछ 100 सोने के सिक्के निकाले। वह उन्हें बहुत ज्यादा देने की हिम्मत नहीं करता था, वरना दूसरे लोग ईर्ष्यालु हो सकते थे और उन्हें मार सकते थे। कुछ 100 सोने के सिक्के उनके लिए कई सालों तक जीने के लिए पर्याप्त होंगे और अगर वे इसे ठीक से बचाएं तो यह उनके जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। कौशल राघव के प्रति अतुलनीय रूप से आभारी था। राघव द्वारा उन्हें जल्दी जाने की सलाह देने के बाद ही वे वहां से चले गए। कौशल के मामले को संभालने के बाद राघव, जूनियर आर्यवीर और अन्य सभी खजाना टॉवर क्षेत्र में वापस उड़ गए। खजाने के टॉवर क्षेत्र में एक भव्य और ऊंची इमारत की पूरी ऊपरी मंजिल को जूनियर आर्यवीर ने पूरी तरह से आरक्षित कर लिया था। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। भाई राघव, तुमने आज सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। पहले मैं हमेशा सोचता था कि चेहरे पर थप्पड़ सिर्फ तुमसे कमजोर लोगों को ही मारे जाते हैं, लेकिन तुम्हें उस बुजुर्ग को थप्पड़ मारते देखकर मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। चलो मैं तुम्हें एक कप देता हूं। जूनियर मास्टर आर्यवीर वास्तव में खड़ा हुआ और दोनों हाथों से राघव के साथ टोस्ट किया। सबके हाव भाव थोड़े बदल गए और उन सभी को राघव के प्रति शत्रुता का भाव महसूस हुआ। जूनियर आर्यवीर राघव की बहुत परवाह करता था। उनमें से किसी ने भी पूरे समय राघव से एक शब्द भी नहीं कहा था। उनकी नजर में राघव सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी तुलना महान कीमियागरों से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने खुले तौर पर उसके प्रति कोई अवमानना प्रदर्शित नहीं की थी, क्योंकि वे जूनियर आर्यवीर को नीचा दिखा रहे थे। लेकिन अब जूनियर आर्यवीर उसके प्रति इतना सम्मानपूर्ण था जिससे वे नाखुश थे। बस कुछ चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला पर भरोसा करके वह जूनियर आर्यवीर से इतना अनुग्रह प्राप्त करने में कामयाब रहा था। यह भाग्य बिल्कुल हास्यास्पद था। आर्यवीर बहुत विनम्र हैं। चीयर्स। राघव ने हंसते हुए अपना कप जूनियर आर्यवीर के कप से छू दिया। शराब बहुत बढ़िया थी। यह 100 से ज्यादा दुर्लभ औषधियों से बनाई गई थी और यह व्यक्ति की आत्मा के लिए बहुत फायदेमंद थी। भाई राघव, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ये सभी लोग कीमियागर हैं जो पिल सम्राट प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। वे सभी कीमिया की दुनिया के कुलीन लोग हैं, जूनियर आर्यवीर ने कहा। इन सभी लोगों को जूनियर आर्यवीर के शिविर में जल्दी ही ले जाया गया था ताकि वे अन्य 2 परिवारों के पक्ष में न हो जाएं। हालांकि वे सभी पिल टॉवर का हिस्सा थे। हुओ परिवार, फेंक परिवार और चाय परिवार सभी अपने लोगों की सबसे अधिक परवाह करते थे। यह निर्धारित करेगा कि भविष्य में उनका पद कितना ऊंचा होगा। इन लोगों को जूनियर आर्यवीर ने निजी तौर पर घसीटा था। जहां तक रजिस्ट्रेशन टेस्ट की बात है तो उसने सीधे उन्हें छोड़ दिया था। वह मूल रूप से सभी को शिकार पर जाने और खुद को खुश करने के लिए बाहर ले गया था, लेकिन रास्ते में उन्होंने हुओ परिवार के लोगों को देखा था।
वे खुद को खुश करने के लिए नीचे गए थे, लेकिन परिणाम स्वरूप उनका सामना राघव से हुआ। नहीं नहीं, मैं खुद को कुलीन कहलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भाई राघव के खूबसूरत चेहरे थप्पड़ की तुलना में कीमिया सिर्फ एक मामूली दांव है, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। राघव ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, जहां भी लोग थे वहां प्रतिस्पर्धा थी। इन लोगों ने इतनी जल्दी उस पर अपने भाले तान दिए थे। इस व्यक्ति का असली मतलब बहुत स्पष्ट था। वह लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने में माहिर था, जबकि वे महान कीमियागर थे। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। जूनियर आर्यवीर के राघव के प्रति उच्च सम्मान ने उनकी नाराजगी को जन्म दिया था, क्योंकि उसने पहले कभी उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब कोई आपके सामने आकर अपना चेहरा धकेलता है तो उसे थप्पड़ न मारना आपके लिए गलत होगा। इस तरह मैंने अपनी कला को प्रशिक्षित किया। अगर भाई इच्छुक है तो मैं आपको कुछ निजी सबक दे सकता हूं। राघव मुस्कुराया। ये शब्द थोड़े अशिष्ट थे, लेकिन अगर कोई चाहता कि वे उसे थप्पड़ मारें तो वे निश्चित रूप से संकोच नहीं करेंगे। उसने अब अपना रवैया साफ साफ दिखा दिया था। इन लोगों को आप मुंह नहीं दिखा सकते थे, वरना वे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बातें कहेंगे और करेंगे। हाँ ठीक है, चलो लड़ाई नहीं करते। यह भाग्य ही था जिसने हमें साथ लाया। चलो सब मिलकर इसका जश्न मनाते हैं। जूनियर आर्यवीर ने महसूस किया कि माहौल तनावपूर्ण हो रहा था और उसने जल्दी से हंसते हुए अपना कप उठाया। सभी ने उसका अनुसरण किया। वे फैंग परिवार की ताकत के बारे में गहराई से चिंतित थे। सतह पर पिलटॉवर एक पूरी इकाई थी, लेकिन वास्तव में इसे 3 परिवारों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इन 3 परिवारों में से किसी एक में प्रवेश करना उनके लिए असीम संसाधनों और असंख्य साधना अवसरों के बराबर था, इसलिए उन्हें उसके प्रति अत्यंत विनम्र होना पड़ता था। यदि वे जूनियर आर्यवीर को नाराज करते तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाता। जूनियर आर्यवीर आज बहुत खुश था। उसने कई प्रतिभाशाली कीमियागरों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की थी। साथ ही एक यात्रा के दौरान एक मास्टर से मुलाकात भी हुई थी। मैंने सुना है कि भाई राघव पहली बार पिलयांग प्रांत में आए हैं। यह कीमियागरों की दुनिया है। यहां आने की आपकी क्या योजना है? एक व्यक्ति ने पूछा। इस व्यक्ति का अप्रत्याशित प्रश्न बहुत तीखा और अप्रिय था। राघव मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था कि नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। जूनियर आर्यवीर का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने पहले से ही यह जगह सुरक्षित कर रखी थी, लेकिन फिर भी किसी ने आकर उन्हें परेशान करने की हिम्मत की। जूनियर मास्टर चाय? जब उसने देखा कि कौन ऊपर आया है तो जूनियर आर्यवीर उछल पड़ा और हंसने लगा। जूनियर आर्यवीर के खड़े होने पर बाकी लोगों को बैठना ठीक नहीं लगा, इसलिए वे भी खड़े हो गए। राघव ने नए लोगों की ओर देखा। कुल 10 लोग आए थे। सामने वाला व्यक्ति मध्यम कद का, चौकोर चेहरे वाला, प्रभावशाली हाव भाव वाला आदमी था। यह व्यक्ति पिलटॉवर के 3 महान परिवारों में से एक का भावी उत्तराधिकारी था। चाई परिवार की नंबर 1 जूनियर पीढ़ी का कीमिया प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हाँ, जूनियर आर्यवीर, मैंने सुना है कि आपने यह जगह आरक्षित कर ली है। हाल ही में मेरे पास पैसे की बहुत कमी हो गई है। अगर कोई आपसे खाना मांग ले तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? जूनियर मास्टर प्रतीक ने हंसते हुए कहा। जूनियर मास्टर चाय, आप मजाक कर रहे हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ये मेरे प्यारे मेहमान हैं। जाहिर है इन दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। उन्होंने जल्दबाजी में रेस्तरां से एक बड़ी मेज और अधिक भोजन लाने के लिए कहा। जूनियर आर्यवीर, आप वाकई बहुत तेज हैं। आपके पास वास्तव में मुझसे 3 ज्यादा हैं। जूनियर मास्टर प्रतीक ने आह भरते हुए कहा। हे, यह भाग्य था, जूनियर आर्यवीर ने कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। हम रुको, क्या तुम राघव हो? जूनियर मास्टर प्रतीक ने अचानक राघव को आश्चर्य से देखा। आप राघव को जानते हैं? जूनियर आर्यवीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या बकवास है, तुम बहुत तेज थे। मुझे अभी अभी खबर मिली है, लेकिन तुमने उसे पहले ही खींच लिया, जूनियर मास्टर प्रतीक ने कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सी खबर?
अभिनय करते रहो। राघव अब तक प्रतियोगिता के पंजीकरण में जीनियस रेटिंग पाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। 18 साल की उम्र में उसकी आत्मा ऊर्जा पहले स्तर के स्वर्ग वर्ग तक पहुंच गई है। मुझे यह बताने की कोशिश मत करो कि तुम नहीं जानते थे और बस उसे सड़क से उठा लाए हो। जूनियर आर्यवीर दंग रह गए, यहां तक कि उनके आसपास के लोग भी दंग रह गए। इस राघव की उत्पत्ति ऐसी थी। भाई राघव, आप एक कीमियागर हैं? जूनियर आर्यवीर ने पूछा। हां, क्या बकवास है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं बेवकूफ जैसा दिख रहा हूं। जूनियर आर्यवीर ने कोसा। खैर, मुख्य बात यह है कि आपने कभी नहीं पूछा। राघव ने कंधे उचका दिए। जूनियर मास्टर प्रतीक ने देखा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अभिनय कर रहे थे। कुछ सवाल पूछने के बाद वह अवाक रह गया। तुम्हारी यह किस्मत बहुत ज्यादा मजबूत है, मुझे सच में स्वीकार करना होगा। मैंने पहले ही लोगों को राघव की तलाश में भेज दिया था, लेकिन तुमने उसे पहले ही उठा लिया। नियमों के अनुसार पास होने वाले पंजीकरणकर्ताओं को एक बैठक से गुजरना पड़ता था, जहां कुछ पुराने कीमियागर उन्हें कुछ टिप्स देते थे। लेकिन राघव के लिए यह सब बेकार था। उसके पास पिल गॉड की यादें थीं। उसे दूसरे लोगों की कीमिया टिप्स की क्या जरूरत थी? इसलिए वह सीधे वहां से चला गया। लोगों को बाद में ही पता चला कि वह गायब हो गया था। इसीलिए तीनों परिवारों ने तुरंत राघव की खोज शुरू कर दी। उसे अपने शिविर में खींचना चाहते थे। ऐसा प्रतिभाशाली कीमियागर बहुत दुर्लभ था। परिणाम स्वरूप जब वे सभी जगह खोज रहे थे, जूनियर आर्यवीर ने शिकार पर जाने के बारे में सोचते हुए उसे उठा लिया था। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक कीमियागर था। जूनियर आर्यवीर, चूंकि आप नहीं जानते थे कि वह एक कीमियागर था, इसलिए इसे चोरी नहीं माना जाएगा। जूनियर मास्टर प्रतीक शरारती ढंग से हंसे। कोशिश भी मत करना, राघव मेरा भाई है। मेरे भाई को दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। राघव देख सकता था कि हालांकि वे दोनों दो अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे बेहद करीब थे। वे इस तरह के चुटकुले भी बना सकते थे। खाना आ गया है, चलो खाते हैं। जूनियर आर्यवीर ने अपना हाथ हिलाया और सभी बैठ गए। राघव दो जूनियर मास्टरों के बीच बैठा था। बाकी सभी की निगाहें ईर्ष्या से भरी थीं, लेकिन वे भी असहाय थे। उनकी आत्मा ऊर्जा केवल 7वें से 9वें स्तर के पृथ्वी वर्ग तक ही पहुंच पाई थी। इस प्रकार वे केवल उत्कृष्ट रैंक तक ही पहुंच सकते थे। उनके लिए राघव की तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। जो लोग राघव से नाखुश थे, वे अब और भी चिढ़ गए थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि राघव सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है जो जूनियर आर्यवीर के करीब पहुंचने के लिए केवल चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला पर निर्भर करता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह जीनियस रैंक का कीमियागर होगा। जिन लोगों ने उसका अपमान किया था, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पिन पर बैठे हैं। वे अंदर ही अंदर कोसते भी थे। अगर वह इतना ही मजबूत कीमियागर था, तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या वह खुद को कमजोर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था? उसने उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। जूनियर आर्यवीर परीक्षण क्षेत्र में नहीं गए थे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के लोग उन पर नजर रखे हुए थे। लेकिन जूनियर मास्टर प्रतीक ने वहां जो कुछ हुआ था उसकी एक फोटोग्राफिक जेड रिकॉर्डिंग रखी थी। उसने राघव से जुड़ा वह भाग अपने परिवार को भी दिखाया था, जिसने उन्हें बहुत झकझोर दिया था। उन सभी को लगा कि उसे अपनी ओर खींचना चाहिए। राघव, मेरी एक छोटी बहन है जो स्वर्ग की परी की तरह सुंदर है। वह बेहतरीन है, जूनियर मास्टर प्रतीक ने अचानक कहा। रुको राघव, उसकी बात मत सुनो। उसकी बहन सुंदर हो सकती है, लेकिन वह केवल 8 साल की है। धोखा मत खाओ, जूनियर आर्यवीर ने कहा। तो क्या हुआ अगर वह सिर्फ 8 साल की है? आप अनगिनत सालों तक पिलदांव की साधना कर सकते हैं। 10 साल पलक झपकते ही बीत सकते हैं। वह जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, जूनियर मास्टर प्रतीक ने झल्लाहट में कहा। राघव हंसा। जूनियर मास्टर प्रतीक, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन जूनियर आर्यवीर ने मेरी कीमत पहचानी। बिना यह जाने कि मैं एक कीमियागर हूं, मुझे एक भाई के रूप में स्वीकार किया। मैं राघव उस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अंत में उनकी आवाज भावनाओं के कारण थोड़ी धीमी हो गई थी।
जूनियर आर्यवीर अतुलनीय रूप से भावुक थे और उन्हें खुद पर बहुत गर्व भी था। इस साधारण बात ने उनके फेंक परिवार के पक्ष में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को बंद कर दिया था। ठीक है, तो मैं हार मान लूंगा। खैर, हमारे चाई और फेंक परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं, इसीलिए वहां होना मेरे लिए एक समान है। चलो जश्न के तौर पर टोस्ट करते हैं। जूनियर मास्टर प्रतीक ने अब सचमुच हार मान ली थी। राघव के वादे ने पहले ही उसके संकल्प को प्रदर्शित कर दिया था। सच में उसका यह वाक्य बहुत ही शानदार था। उसने जूनियर आर्यवीर की सारी शंकाओं को दूर कर दिया था और साथ ही उसे भावुक और गौरवान्वित भी कर दिया था। जब ज्यादातर खाना खा लिया गया तो राघव ने उन दोनों से उनके असली नाम पूछे। वे पहले से ही इतने करीब थे, लेकिन वह अभी भी उनके नाम नहीं जानता था। यह थोड़ा असभ्य था। मैं आर्यवीर हूं और वह प्रतीक हैं, जूनियर आर्यवीर ने उत्तर दिया। उनका नाम सुनकर राघव का जबड़ा अचानक खुला रह गया और वह पूरी तरह से हैरान हो गया।